स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कौन कौन से डोमेन में आप लोग काम करते हो। हाय सर, मेरा नाम नीतीश है। हाँ मैं नितिन क्लाउड जी। ऑपरेशंस में काम करता हूँ, प्लस लिनक्स का मुझे 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्लाउड ऑपरेशन में क्या करते हो? सर, S3 इंसिडेंट बनाना, टेराफॉर्म से नए VPC में नए इंसिडेंट बनाना, बिल्ड टीम में, वो सर। और और सर, डिकॉम डिकॉम करना है S3 को, या फिर सर्वर्स को डिकॉम करना चलो है, ऐसी चीजें। अच्छा, ये सब करते हो। लिनक्स में क्या करते हो? और लिनक्स में सर सभी ऑपरेशन माइग्रेशन से रिलेटेड, और कोर कोर सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी पॉलिसीज, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को ऑन प्लेटफॉर्म पे लाके देना एप्लीकेशन टीम को, और उसके बाद उसकी ट्रबल शूटिंग करना। अच्छा, उपेन आप क्या करते हो? उपेन, आवाज आ रही है आप? हेलो। प्रमोद। ये सर, हाँ आवाज आ रही है उपेन, मेरी? हाँ आ रही। उपेन क्या करते हो आप? आवाज आ रही है सर? आ रही, आ रही। कौन सी डोमेन में हो हाँ, आप? हाँ उपेन बोलो। मैं बेसिकली सर एजूर क्लाउड एजूर एजूर क्लाउड में हूँ। अच्छा। और प्राइमरली मैं एजूर में ही काम करता हूँ। अच्छा। और हमें हमें दूसरा जो भी अदर क्लाउड का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल। तो हम्म। मेरा प्राइमरली आई एम एजूर में हूँ मैं। अच्छा, एजोर में। एजोर में क्या क्या करते हो? एंड एजूर में मैं फिलहाल, हाँ, एजूर में बेसिकली ऑपरेशंस ही और माइग्रेशंस के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ। अच्छा, माइग्रेशन के पर बहुत बढ़िया। प्रमोद, आप क्या करते हो? सर, मैं लाइनेक्स पे वर्क करता हूँ सर। अच्छा, लाइनेक्स में क्या करते हो? सर, लाइनेक्स में सर मतलब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, पैच वगैरह, एंड मतलब सर्वर की मॉनिटरिंग वगैरह, ये सब। एंड माई पे भी वर्क चलता है सर हमारा। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। तो क्यूबरनेटिस क्यों करना चाहते हो, एक बार बता सकते हो आप सब लोग, दो दो लाइन? सर, एक तो ये टूल बूम में, और इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हम्म। मेरे इन्वायरमेंट में भी है, और एटलीस्ट जॉब सस्टेनेबल के लिए रहेगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, और नेक्स्ट प्रमोद आप? सर, वही सेम चीज है, मतलब कुबरनेट सर इस समय ट्रेंड में है, मतलब ऐसा जो भी सर मतलब जॉब रिक्वायरमेंट आ रही है, तो कुबरनेट सर अब इस समय मतलब कंपलसरी मांग ही रहे हैं सर। अच्छा, और दीपक? सर ये कि सर अभी तो जो है कुबरनेटिस मैंडेटरी हो गया लगभग, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के लिए तो। और अभी बूम में ही है तो लगभग रहेगा चालू। सेम थिंग सर, आई थिंक अच्छा, डेफिनेटली और डेवॉप्स प्रमोद में आप? कुबरनेटिस डॉक्टर ये तो कंपलसरी है और फिलहाल प्रमोद? के लिए तो। प्रमोद आप? सर, मैंने बता दिया सर, मतलब वही ट्रेंड में चल रहा है सर, एंड जॉब रिक्वायरमेंट में सर कुबरनेट सर मांग ही रहे हैं सर हर जगह पे सर इस समय। चलो बहुत बढ़िया आंसर आपने किया है। एक मेरी पास क्लास में एक बंदा कहता है, बस मजा आ रहा है तो यूं ही ज्वाइन कर लिया है। ऐसे ऐसे। आपको कोई दिक्कत? ऐसे लोग रिप्लाई कर। पिछली क्लास में एक बंदा कहता है, मैंने पूछा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कहता है यूं ही कर लिया, मजा आ रहा है। आपको कोई दिक्कत? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, नो डाउट क्यूबरनेटिस का मार्केट बहुत अच्छा है। और ये मार्केट देखो अभी लॉन्ग टाइम तक रहेगा, क्योंकि क्यूबरनेटिस का अल्टरनेट, ठीक है, ठीक, कुबरनेटिस कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का टॉप ऑफ लेयर है। और कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का अभी कोई अल्टरनेट फ्यूचर दिख नहीं रहा है कि इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शंस आने वाला है, ठीक है। तो ये इसका मार्केट अभी है। इसके अलावा और नंबर ऑफ चीजें आपकी स्किल्स में ऐड हो सकती हैं, बट क्यूबरनेटिस और कंटेनराइजेशन तो रहेगा ही रहेगा मार्केट। तो इसको बिगनर से थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पहले मार्केट में क्या आया?
बेयर मेटल मशीन आया करती थी। आप बेयर मेटल मशीन के ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके उसे चलाया करते थे, बढ़िया चलता था। प्रॉब्लम तब ये आती थी कि अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। अननेसेसरी रिसोर्सेज इसलिए वेस्ट होते थे कि आपने मान लो एक 16 GB का हार्डवेयर अगर बाय किया है, तो आपने उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशंस लोड कर रहे हो। फिर अब जब उनकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जाके चेक करते हो तो पता लगता है कि मैक्सिमम 5 से 6 GB रैम यूज हो रहा है। सीपीयू भी ऐसी 10 से 15-20% यूज हो रहा है। हार्ड ड्राइव भी 10-15% यूज हो रही है। आपको एक उम्मीद है कि यार फ्यूचर में इसके ऊपर जो एप्लीकेशन लोडेड है उस पर कभी लोड बढ़ेगा तो इसका रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज तक पहुंच सकता है। बहुत सारे केसेस में जो हार्डवेयर आपने रखे हैं, आपका बिजनेस सेटअप बहुत अच्छा है तो 100% रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आप 100% रिसोर्सेज यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। जब 100% रिसोर्सेज आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे तो आपका मनी वेस्ट होता था एक प्रकार से, ठीक है। और ये ऑप्शंस भी नहीं था कि यार एक हार्डवेयर के ऊपर ओएस डाला और ओएस के ऊपर 4-5 एप्लीकेशन एक साथ लोड कर दो, नहीं। कई बार लोड भी हो जाता था 5-6 एप्लीकेशन, कई बार नहीं हो पाता था। तो अगर आपने देखा है कि एप्लीकेशन को लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो तब लोड होगी जब किसी थर्ड एप्लीकेशन के साथ डिपेंडेंसीज उसकी बनी हुई है। जैसे मान लो अगर मैं नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन लोड कर रहा हूँ तो उस पर जावा होना इंपॉर्टेंट है, लाइक, ठीक है। तो मान लो मैंने जावा का वर्जन मैंने डाल दिया जावा 1.0। अब एक और मेरे पास कोई एप्लीकेशन है जिसके लिए भी जावा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका वर्जन डिफरेंस है, जावा 2.0 है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो जावा का एक ही वर्जन आप डाल सकते हो ना, दो तो डाल नहीं सकते। तो उस केस में तो फिर आपके लिए अगली एप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर आपको अलग लेना पड़ेगा। फिर मार्केट में क्या आया, बेयर मेटल से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से आगे निकली तो वर्चुअलाइजेशन से आया, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, जो वीएम का कंसेप्ट था। तो वीएम के कंसेप्ट में भी आप देखो रिसोर्सेज वेस्टेज जा रहे थे। जैसे वीएम आप काट रहे हो, वीएम को आप रैम डेडिकेट आपने दे दिया, सीपीयू डेडिकेट दे दिया, हार्ड डिस्क डेडिकेट दे दिया, उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम ले रहा है, एक लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर वो वीएम को जितना आपने दे दिया वो फिक्स हो गया, वो वीएम यूज करे या ना करे उसके लिए डेडिकेट हो गया। अगर वो वीएम ऑन है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो फिर मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई, देखी गई कि ऐसा टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आओ कि जब वो रिसोर्सेस रन हो रहा होगा तो रिसोर्स हार्डवेयर को यूटिलाइज करेगा। अगर रिसोर्सेस नहीं चल रहा तो हार्डवेयर को खाली कर देगा जिससे कि और कोई यूज हो जाए। तो फिर मार्केट में कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। वीएम वगैरह, वीएम वेयर जो था वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन था, ओपन स्टैक ये सब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन था। फिर मार्केट में सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन आया जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग एक एप्लीकेशन डाल देते हैं जो एज अ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन काम करता है। वहां पर फिर आप वीएम नहीं बनाते हो, छोटे छोटे कंटेनर्स आप बनाते हो। और कंटेनर्स को आपको कोई रिसोर्सेस बाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैप्ड करने की जरूरत नहीं है कि आप एक कंटेनर बनाओ उसमें आपने रैम देने की जरूरत नहीं। आप जस्ट कंटेनर बना दो, उसके ऊपर जब एप्लीकेशन चलेगी तो अपने अकॉर्डिंग बेयर मेटल से रिसोर्सेस ले लिया करेगा। अगर उसके ऊपर नहीं चल रही रिसोर्सेस तो खाली कर देगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स आप बनाओ, और जो कंटेनर्स होता है ना उसके ऊपर हम लोग लाइट वेट इमेजेस डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। तो लाइट वेट इमेजेस 10 MB की होती है, 20 MB की होती है, उसमें कुछ नहीं होता, एक्सेल होता है, ठीक है। और बाइंड्रीज होती हैं, बस उतनी चीजें होती हैं। वो लाइट वेट इमेजेस हमने 10 MB की इमेजेस एक कंटेनर पे डाला, वो देखते हैं तो 200 MB रैम भी यूज नहीं कर रहा। फिर उस पर अपनी एप्लीकेशन लोड हमने किया तो 500 MB रैम यूज कर रहा, तो उतना ही रैम यूज कर रहा जितना उसे नीडेड है। तो ऐसे फिर हम नंबर ऑफ कंटेनर्स बना के नंबर ऑफ एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज को आने का मेन बेनिफिट कंपनी को होता है कॉस्ट बच जाता है। क्योंकि मान लो अगर आप बेयर मेटल पे डेटा सेंटर लगा रहे हो तो आप देखो कितनी मशीनें लगाओगे। अगर आप क्लाउड पे जाके वीएम्स बना रहे हो तो मान लो अगर आप 200 वीएम्स क्रिएट करके अपना डेटा सेंटर चला रहे हो, और वहीं पे अगर आपने कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया
तो 200 की जगह 20 VMs में आपका काम हो जाएगा। तो 180 VM का कॉस्ट बच गया। और सिर्फ 180 VM का कॉस्ट नहीं बचा, उन 180 VMs को मैनेजमेंट का कॉस्ट बच गया, उनकी नेटवर्किंग की कॉस्ट बच गई, बहुत सारी कॉस्ट बच जाती। समझ आए? ठीक हो गया? ठीक। जी बोले, पूछ रहे यस हैं। सर। नहीं नहीं सर, इस पर। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में डॉकर आया मार्केट में, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, डॉकर का डॉकर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते थे, और नंबर ऑफ कंटेनर्स बनाकर, और उस कंटेनर को एज अ इंडिविजुअल मशीन की तरह यूज करते थे। तो जितने भी डेवलपर्स हुआ करते थे कंपनी के अंदर, उनको ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जब तक कंटेनर वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था, तो उनको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती थी कि वो सिस्टम एडमिन की टीम को ना रिक्वेस्ट डालते थे कि यार हमें ना मशीन दे दो, लिनक्स की, सेंटोस की, रेड हैट की या विंडोज की। क्यों मशीन मांगते थे? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे उसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो अगर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं था, तो कंपनी लोगों को मशीन खरीद खरीद के देना पड़ता था डेवलपर को टेस्टिंग के लिए। वर्चुअलाइजेशन आया, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन की टीम को रिक्वेस्ट डालते थे, वो वहां से वीएम काट के देते थे। वो उनसे पूछते थे क्रॉस क्वेश्चन कि कितने दिन के लिए चाहिए, कितने घंटे का काम है, ठीक है। उसके हिसाब से वीएम काट के उन्हें देते थे, वो उस वीएम के ऊपर काम करते थे, अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके करने के बाद वो उसे वहां पे यूज करते थे। तो हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या होता था कि अपनी सिस्टम एडमिन की टीम से बना के रखना पड़ता था, ठीक है। कई बार वीएम्स मांगने में रिक्वेस्ट डालते थे, फिर अप्रूव्ड होता था, उसमें भी टाइम टेकिंग लगता था। लेकिन जब से कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आए, तो डेवलपर क्या करते हैं कि अपने ही लैपटॉप में डॉकर को डिप्लॉय कर लेते हैं। अपने ही लैपटॉप में क्या करते हैं, डॉकर को इंस्टॉल कर लेते हैं, और खुद ही कंटेनर बनाते हैं, और खुद ही अपनी यूज केस के अकॉर्डिंग इमेजेस डिप्लॉय करते हैं, उस पे अपनी डिपेंडेंसी से एप्लीकेशन लोड करते हैं, और उसी के ऊपर अपनी जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है उसको इंस्टॉल करके खुद से सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं, या खुद से सेल्फ टेस्टिंग वो लोग कर लेते हैं। तो जो पहले उनको सिस्टम एडमिन के साथ डिपेंड होना पड़ता था, अब वो नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से बेनिफिट्स होने लगा कंपनी को। अब कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं वो इस फंडामेंटल को यूज करते थे। इवन ऑपरेशंस के टीम वाले भी यूज करने लग गए। उन्हें अपनी कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है तो उस टाइम पर वो लोग इस तरीके से यूज करने लगे, ठीक है। लेकिन जब बात आई यार, क्या इस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं, कंटेनाइजेशन को? तो जब बात आई कि कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन पे शिफ्ट करना है, तो प्रोडक्शन पे तो देखो ऐसा होता है कि आप नंबर ऑफ कंटेनर तो बनाओगे, लेकिन साथ के साथ आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कोई कंटेनर अगर बंद हो जाए तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर लोड बढ़े तो नंबर ऑफ कंटेनर और भी कंटेनर इंक्रीज होने लग जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री के अंदर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो बात देखा गया कि कंटेनर मैनेजमेंट टूल कौन सा है। तो कंटेनर मैनेजमेंट टूल मार्केट में डॉकर कंपनी ने लॉन्च किया था अपना डॉकर सॉन्ग, बहुत अच्छा था, नो डाउट। लेकिन उसी के साथ साथ क्यूबरनेटिस भी आ गया मार्केट में। अब क्यूबरनेटिस जब मार्केट में आया, तो क्यूबरनेटिस के साथ ये था कि कुबरनेटिस गूगल कंपनी का प्रोडक्ट था,
और गूगल कंपनी उसको लॉन्च करने से पहले मार्केट में 10 साल उन्होंने अपनी डेटा सेंटर में उसे यूज किया। तो लोगों का एक ट्रस्ट सा बना। लोगों का क्या हुआ, एक ट्रस्ट सा बन गया। ट्रस्ट क्या बना, यार गूगल जैसी बड़ी कंपनी जिसका स्टेबल है, डेटा सेंटर कभी डाउन नहीं होता है, जब गूगल जैसी कंपनी क्यूबरनेटिस को अपने ऑन प्रोमाइसेस में डेटा सेंटर में उन्होंने इसको यूज किया है, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट में कोई खास बात होगी। और सिर्फ ये नहीं कि गूगल कंपनी यूज कर रही थी तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो प्रोडक्ट, रियली में वो प्रोडक्ट बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। बड़ा सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैंडल करने के लिए इतनी कैपेबिलिटी थी कुबरनेटिस के अंदर। ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोगों ने फिर क्यूबरनेटिस को कंपनी अपने एनवायरनमेंट में यूज करने लगी। ठीक है। तो हर कंपनी ने सोचा कि यार कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के साइड मूव करते हैं, पैसा बचेगा। लेकिन मैनेजमेंट टूल के लिए क्या सेलेक्ट करें, डॉकर या कुबरनेटिस, तो कुबरनेटिस का सिलेक्शन करना स्टार्ट कर। फिर कंपनी क्यूबरनेटिस को यूज करने लगी, कुबरनेटिस के मैन पावर की जॉब निकल गई। इस तरीके से चीजें चलने लगी। बट चीजें यहां पे आके रुकी नहीं। क्यूबरनेटिस गूगल कंपनी ने जिस स्टेज पे लाके छोड़ा था, अब उस स्टेज के बाद टेक्नोलॉजी बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं। 2000, जैसे इन्होंने 2014 में पब्लिक कर दिया था। पहले अपने इन्वायरमेंट में ये लोग बोर्ग के नाम से यूज करते थे, फिर इसे इन्होंने पब्लिक किया। तो अब जिस वर्जन पे उन्होंने लाके 2014 में छोड़ा, उसके बाद देखो हर चीज की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, विंडोज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन बढ़ा दिया। रेड हैट कंपनी ने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को चेंजेस कर दिए। ऐसी एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिनके प्रोडक्ट को आप अपने इन्वायरमेंट में यूज करते हो, उन सबके वर्जन हाई होते जा रहे हैं। और आप सबको पता होगा जब भी कोई नया वर्जन आता है तो उस पर नए फीचर्स आते हैं। और जब वो नया वर्जन आता है तो नए फीचर्स आते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जब किसी के साथ बाइंड होके यूज होता है तो उसके साथ भी कैटेगरी हो जाती है कि वो बाइंड होगा इस पर्टिकुलर वर्जन के साथ। ठीक है। तो क्यूबरनेटिस 2014 में देखा गया कि यार इस पे चेंजेस कौन करेगा, इस पे वर्क कौन करेगा। तो एक कंपनी थी लिनक्स फाउंडेशंस नाम की, उसने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि गूगल ने जिस स्टेज पे लाके छोड़ा उसके आगे फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। नए चेंजेस, नए सपोर्टेड, जो भी है। और आज लिनक्स फाउंडेशन नाम की कंपनी उसे मैनेज करती है। बट प्रोडक्ट ओपन सोर्स है। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, आप अपने एनवायरनमेंट में से फ्री टू फ्री यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो क्यूबरनेटिस का क्लस्टर, अब क्यूबरनेटिस अगर आपको यूज करना है, ठीक है, क्यूबरनेटिस के थ्रू अपने कंटेनर मैनेजमेंट आपको हैंडल करने हैं, तो ऐसे नहीं यूज कर सकते कि ले गए और क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल कर लिया। यूज नहीं कर सकते जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ऐसे यूज नहीं कर सकते क्यूबरनेटिस को। जैसे जावा यूज करना तो क्या होता है, जावा इंस्टॉल किया और यूज करना स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती है। और क्यूबरनेटिस की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो इतना इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। तो क्यूबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, और कॉन्फ़िगरेशंस कोई एक नोड पे नहीं करना है, पूरा प्रोजेक्ट्स बनाना है, पूरे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चलने हैं। तो क्यूबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशंस लोग क्लस्टर वे पे करते हैं। क्लस्टर वे का मतलब होता है कि एक मशीन पे आप ना करें, आप एटलीस्ट नंबर ऑफ मशीन लें। ठीक है, और उन सब सारी मशीनों पे क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करें एज अ क्लस्टर मोड। क्या, एज अ क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि एक सर्विस नंबर ऑफ मशीन मिलकर दे रही है, उसको क्लस्टर कहते हैं। तो आप अपने नोड रखें। अब ये जो नोड है आपके ऑन प्रमाइसेस के भी हो सकते हैं, या फिर ये नोड आपके ऐसे हो सकते हैं कि आपने एजूर क्लाउड पे गए और आपने 5 VMs क्रिएट कर लिया, 64 जीबी के, और आप इनके ऊपर क्यूबरनेटिस लोड कर रहे हो एज अ क्लस्टर नोड।
सिंगल नोड नहीं, एज अ क्लस्टर नोड। सिंगल नोड भी लोड कर सकते हो। सिंगल नोड का मतलब होता है कि एक ही मशीन बनाया 64 GB का, और उसके ऊपर क्या किया मैंने, अपनी क्यूबरनेटिस के सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया। लेकिन सिंगल नोड में क्या है, आपको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब अगर वो नोड डाउन होता है तो सारा डेटा सेंटर आपका खत्म। अगर वो नोड डाउन होता है तो सारा डेटा सेंटर आपका खत्म। राइट। तो वो नोड डाउन हो तो भी आपका डेटा सेंटर रनिंग रहे, तो इसलिए मल्टी नोड सिलेक्शन की। तो आप ऑन प्रेमाइसिस में अगर मार्केट से वीएम्स खरीद के लाते हैं या हार्डवेयर खरीद के लाते हैं, या आप एजोर क्लाउड पे जाकर आप वीएम्स क्रिएट करते हैं, या फिर एडब्ल्यूएस क्लाउड पे जाकर आप वीएम्स क्रिएट करते हैं, या गूगल क्लाउड पे आप जाकर वीएम्स क्रिएट करते हैं, तो वीएम क्रिएट्स करने बस से काम नहीं होने वाला। आपको उन सारे वीएम्स की आपस में इंटीग्रेशंस करनी है। ऑन प्रेमाइसिस में है तो उन सारे वीएम्स को आपस में नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उन वीएम के ऊपर ओएस इंस्टॉल होना चाहिए। एजोर क्लाउड में है तो वहां ओएस इंस्टॉल होना चाहिए। उन सारे वीएम्स की नेटवर्किंग हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये सारा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा क्यूबरनेटिस यूज करने से पहले। उसके बाद फिर क्यूबरनेटिस का सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा हर नोड में। फिर आपको एक कंटेनराइजेशन, कोई एक सॉफ्टवेयर आपको लोड करना पड़ेगा जिसपे कंटेनर्स बनेगा। फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि ये 5 नोड तो आपके पास हैं, लेकिन इस 5 नोड में लीडर कौन होगा। लीड कौन करेगा क्लस्टर को, जो लीड करेगा उसको मास्टर नोड आप बोलते हो। फिर मान लो आपने सिलेक्शन किया कि ये नोड लीड करेगा, तो ये मास्टर नोड हो गया। ये सारे क्या हो गए, वर्कर्स हो गए। वर्कर्स मतलब जो रिसोर्सेस हम लोग बनाएंगे वो इधर जाके बनेंगे, और लीड करने वाले कंपोनेंट्स यहाँ चल रहे होंगे। लेकिन कल को मास्टर नोड डाउन हो गया तो पूरा क्लस्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि लीडर चला गया। तो लीडर भी दो दो रखोगे, मतलब मास्टर नोड भी दो दो पे चलाओगे, जिससे कि एक डाउन हो। तो ये मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये क्लस्टर के अंदर ये जो नोड है, जो मास्टर नोड है, जो वर्कर नोड है, ये सारे जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इनका कम्युनिकेशन चैनल प्राइवेट होना चाहिए। इनका कम्युनिकेशन चैनल वायर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट से साइन होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट हर 365 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसे रिन्यू करना पड़ेगा। फिर क्लस्टर के अंदर जो मैंने आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसका डेटाबेस आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर आपके क्लस्टर पे पूरे आग लग गया तो उसकी रिकवरी आपके पास। तो पूरा मैनेजमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर आप क्यूबरनेटिस की फैसिलिटी यूज कर सकते। तो ये सब करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हाई स्किल्स मैन पावर चाहिए। क्या चाहिए, हाई स्किल्स मैन पावर। और जो हाई स्किल्स मैन पावर है उसकी सैलरी अप टू 50 lakhs। राइट। क्या, अप टू 50 lakhs का बंदा ये चीज हैंडल करेगा। तो यहां पर कंपनी क्या कर रही है, हाई स्किल्स मैन पावर को फाइंड कर, क्या कर रही है, हाई स्किल्स मैन पावर को फाइंड कर रही है। ठीक है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि आपके रनिंग क्लस्टर के अंदर कल को अगर आपने बिजनेस ऑन कर दिया, आपने अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट्स आपके पास नहीं है। आपके ही मैन पावर उसे सॉल्व करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात है? तो तो इन सब चीजों की भी प्रॉब्लम्स लोगों को मिलना स्टार्ट हुई। ठीक है। इन सब चीजों के भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना। तो ऐसी कंपनियां जो सिर्फ अपने बिजनेस के साइड फोकस रखना चाहती हैं, अपने कस्टमर को सर्विसेज के साइड फोकस रखना चाहती हैं, ठीक है, वो कंपनियां क्लस्टर मैनेजमेंट में ही उलझी हुई हैं। अगर उनके पास हाई स्किल्स मैन पावर है तो ठीक है, उनकी टीम, एक टीम है जो हैंडल कर रही है। अगर इनके पास ना हो, वो क्लस्टर पे ही उलझी हुई हैं। आगे सर्विसेज रिसोर्सेस तो बात की बात। तो इन प्रॉब्लम का भी सॉल्व किया गया। इन प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसा किया गया कि कुछ कंपनी ऐसी आ गई जो आपसे कहती है कि हम आपको क्लस्टर बनाकर देंगे और साथ में उसका मेंटेनेंस देंगे।
मतलब ये सब जो आपको करना पड़ रहा था कुबरनेटिस को यूज करने के लिए, कंपनियां मार्केट में आई और आपसे बोली कि आप ये भी मत करिए, हम क्लस्टर मैनेजमेंट कर देते हैं, हम इसकी हाई अवेलेबिलिटी देखेंगे, हम इसकी ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, हम इसका A to Z देखेंगे, आप सिर्फ क्यूबरनेटिस को यूज करो। तो बहुत अच्छी बात है यार। अगर मैं मार्केट से व्हीकल खरीदूं और व्हीकल बेचने वाली कंपनी मेरे को ये कमिटमेंट करे कि आप बस ड्राइव करो, बाकी कुछ भी हो ना, वहीं पे मैकेनिक पहुंच जाएगा, तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी है। या उससे ज्यादा, उससे तो बेटर है कि मेरी व्हीकल कहीं खराब हो रही है, तो मैं टो करने वाली गाड़ी मंगा रहा हूँ, उससे टो करा रहा हूँ, फिर सर्विस सेंटर पे ले जाता हूँ, फिर वहां पे मैकेनिक हैंडल करता है। हाँ, मानता हूँ कि मेरे कुछ पैसे बच गए, क्योंकि अगर कंपनी मेरे को कमिटमेंट करती है कि भाई आपकी व्हीकल कहीं खराब होगी, उनकी टीम वहीं पे आएगी और हैंडल करेगी, हो सकता है वो व्हीकल मेरे को 2 से 3 लाख ज्यादा में बेचे, बट इजी टू यूज हो गया मेरे लिए, मैं टेंशन फ्री हो गया। समझ लग रही बात? हाँ जी। कंफर्म करें? हाँ सर, तो यस सर। यस सर। यस सर। तो मार्केट में एजोर कंपनी ने क्या किया, एजोर क्लाउड वालों ने अपना क्यूबरनेटिस सर्विस आपको दे दिया। कैसे दे दिया? क्लस्टर बना करके, है वही कुबरनेटिस। अब वो क्लस्टर आपको बनाकर दे दिए, क्लस्टर का मैनेजमेंट आप खुद देख रहे हैं, उसकी हाई अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी देख रहे हैं, उसकी स्केलेबिलिटी देख रहे हैं, A to Z वो हैंडल कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं सिर्फ आप यूज करें क्यूबरनेटिस। ऐसे AWS वालों ने किया, ऐसे गूगल क्लाउड वालों ने। तो एक कुबरनेटिस ऐसा होता है जिसको आप इनिशियल स्टेज में खुद बना रहे हो क्लस्टर। एक ऐसा होता है कि रेडी टू मूव क्लस्टर आपने लिया, सिर्फ यूज कर रहे हो। तो जो एजोर वाले देते हैं उसका नाम ये लोग कहते हैं AKS, जो AWS वाले देते हैं EKS। और एक कुबरनेटिस है। लोग कहते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बताओ भाई डिफरेंस। इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है सर, कि अगर आप कोर कुबरनेटिस यूज करते हो, आपको कोई क्लस्टर बना के नहीं दे रहा, आपको खुद बनाना है, उसकी मेंटेनेंस खुद करनी है, देन उसके बाद कुबरनेटिस यूज करना है। और ये AKS और EKS में क्या है? क्लस्टर रेडी टू में मिल गया, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको कुबरनेटिस सेटअप करना है, इसकी बेस्ट लर्निंग जो होती है, बेस्ट लर्निंग ये है कि पहले आप इस कुबरनेटिस को सीखो, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कुबरनेटिस के बैकएंड में क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ आप करोगे इनिशियल स्टेज तक। तो लर्निंग का बेस्ट पाथ होता है कि पहले आप ये सीखो, फिर एक या सीखे सीखो। और ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट तरीका होता है, ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी यूज करती हैं वो इनको यूज कर लेती है, क्योंकि कंपनी को बेनिफिट है। तो अगर 60%, 100% में 60% में से 40% कंपनियां खुद क्लस्टर बना रही हैं, तो 60% कंपनियां रेडी टू मूव क्लस्टर यूज कर रही हैं। ध्यान रखना। अगर आपने क्यूबरनेटिस खुद से बनाया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी ट्रबल शूट के टाइम पे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है।
जो बंदा डायरेक्ट एजोर की सर्विस से स्टार्ट करता है, उसको बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं रहती। समझ आ रही ना? सर। यस यस सर। जस्ट 5 मिनट मुझे देना ना, बस 5 मिनट, ठीक है? एक ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर करता हूँ। सॉरी। तो सब लोग हो ना? ठीक है। यस सर। तो यस सर। अगर आपने इनिशियल स्टेज से लर्निंग तक करना है, तो पहले आप क्यूबरनेटिस बनाए। क्यूबरनेटिस बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें, क्लस्टर सेटअप करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूबरनेटिस सेटअप करने के लिए जो नोड आप लगाओगे उसकी मिनिमम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है? तो इसकी मिनिमम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होती है सर, कम से कम 2 GB रैम का हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है? 2 वर्चुअल CPU होना चाहिए, और कम से कम 10 GB फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव में होना चाहिए। 10 GB फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड वगैरह करके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो उसके अंदर लोडेड है, उसके अलावा 10 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। तो वही समझ लो, 50 GB मिनिमम ले लो। उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो आजकल ऐसी लिनक्स होती है ना, वो ऐसी लिनक्स आपको बंद करके रखनी है, और स्वैप पार्टीशन आपको बंद करके रखना है, ठीक है? और सारी वीएम आपस में नेटवर्क कनेक्टिविटी ओके होना चाहिए, पिंग पुंग आपको होना चाहिए। उसके बाद डॉकर भी आपके पास होना चाहिए, मतलब डॉकर नहीं, कोई भी कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डॉकर हो या पॉडमन हो या कोई भी हो। तो इतनी चीजें आपके पास मिनिमम होना चाहिए, देन उसके बाद फिर आप अपना क्लस्टर सेटअप इजीली कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वीएम कहाँ पे है ये मैटर नहीं करता। आप मार्केट से 2 मशीन खरीद लें, दोनों मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लें, दोनों मशीन पे प्राइवेट आईपी डाल लें, और दोनों को आपस में पिंग पुंग करा के वहां पे भी आप अपना क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं। ये फंडामेंटल यूज नहीं करना, तो आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाएं, वहां पे अकाउंट बना लें, और वहां से आप अपनी वीएम्स ले लें, और उसके ऊपर आप अपनी क्लस्टर सेटअप करके भी देख सकते हैं, नो डाउट। तो उम्मीद है कि आप सबके पास कोई ना कोई क्लाउड के ऊपर अकाउंट तो होगा ही। हाँ जी, है ना? कोई ना कोई क्लाउड के ऊपर तो अकाउंट होगा ही आप सबके पास, या नहीं है? यस यस सर। ठीक है। सर मेरा एड्रेस तो बात कम क्या? फ्रंटियर वाला खत्म हो गया। मेरा एड्रेस तो फ्रंटियर वाला खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आप अकाउंट बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AWS में बना लें, गूगल क्लाउड पे बना लें, कहीं पे भी बना लें, वीएम से मतलब है। या आपके पास लैपटॉप में स्पेस है तो वहां वीएम वेयर डाल लें, वहां 2 वीएम बना लें। तो मैं AWS के ऊपर वीएम बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्लस्टर सेटअप करना, ठीक है? ये मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया पे लॉगिन हूँ, यहाँ पे मैं 2 वीएम बनाता हूँ फटाफट। लॉन्च। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंटोस ले लेता हूँ, बेस्ट होता है। CentOS 7।
T22 माइक्रो सही है। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए की ले लेता हूँ, कुबरनेटिस ये ले लेता हूँ। सर वो माइक्रो में 1 GB रैम दिखाई दे रहा है, 2 GB मिनिमम चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, मीडियम ले लेते हैं। ठीक। और हार्ड ड्राइव कम से कम 20 20 GB ले लेता हूँ मैं, या 30 GB ले लेता हूँ। और नंबर ऑफ इंस्टेंस मैं यहाँ पे 2 लॉन्च कर रहा हूँ, 2 नोड का क्लस्टर बना, ठीक है। लॉन्च। सर दो नोट में एक मास्टर है और एक वर्कर नोट एक होगा, कर, या फिर? हाँ जी, हाँ जी। एक को दे देता हूँ मास्टर नाम, और एक को दे देता हूँ वर्कर। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई। क्या? नहीं नहीं, सही है सर। अब देखो, एक मिनट। तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको वर्बली बताया उसको मैं डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ। इंस्टॉलिंग द क्यूब एटीएम, ठीक है। आपका क्यूबनेटिस क्लस्टर जो बनेगा, तो क्यूबनेटिस क्लस्टर को बनाने के लिए 2 तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये तो मेरी फिजिकल मशीन मैंने बना ली। एक होता है हार्डवेयर मोड। क्या होता है, सुना है पहले कभी हार्डवेयर मोड? किसी से सुना तो होगा। हार्डवेयर मोड, ठीक है। एक होता है कंट्रोल प्लेन मोड। हाँ जी, सुना है। सर ना तो है, किसी ने? इंडियन कंट्रोल प्लेन मोड सुना है सर, ये वो मास्टर रहता है कंट्रोल प्लेन। देखो, हार्डवेयर मोड और क्या, कंट्रोल प्लेन मोड। हार्डवेयर मोड में देखो क्या होता है। हार्डवेयर मतलब आप क्लस्टर को बनाने के लिए एक एक कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली कर रहे हैं, पीस बाय पीस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। पीस बाय पीस का मतलब क्या होता है? पीस बाय पीस का मतलब होता है कि देखो, मैंने ओएस डाला, ठीक है। ओएस के बाद मैं डॉकर डाल रहा हूं, फिर हर नोड में जाके मैंने डॉकर लोड किया, ठीक है। हर नोड में मैं गया और क्या किया, डॉकर लोड किया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने सर्टिफिकेट बनाया, फिर मैंने सीए से साइन कराया, और सब सारे नोड में जाके वो सर्टिफिकेट रखा मैनुअली। फिर उसके बाद मेरा जो मास्टर नोड है, मेरा जो मास्टर नोड है, वो मास्टर नोड क्यों कहलाता है? उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होता है। तो मास्टर नोड इसलिए मास्टर नोड कहलाता है क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे एपीआई नाम की सर्विस, एपीआई सर्वर,
जो है वो मास्टर नोड पे चलेगा। तो मैं एपीआई सर्विस मास्टर नोड पे बनाऊंगा मैनुअल। फिर डेटाबेस ईटीसीडी डेटाबेस सर्विस होती है, जो डेटाबेस स्टोर करने के लिए होती है, जो मैं मास्टर नोड पे बनाऊंगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। हाँ सर। यस सर। फिर शेड्यूलर नाम का कंपोनेंट होता है, वो मुझे बनाना पड़ेगा। क्यों होता है सब बताऊंगा अभी। फिर कंट्रोलर नाम का कंपोनेंट होता है, वो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा। फिर क्यू प्रॉक्सी नाम का कंपोनेंट होता है, वो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो जिस नोड में आप जाके बना दोगे वो नोड आपका मास्टर की तरह वर्क करेगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैं मैनुअली बना रहा हूं, पीस बाय पीस, आपस में इंटीग्रेट कर रहा हूं पीस बाय पीस। ठीक है, जैसे आपने कभी लिनक्स मशीन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, लिनक्स मशीन में कभी आपने अपाचे कॉन्फ़िगर किया होगा, लिनक्स मशीन में कभी आपने एनजिनिक्स कॉन्फ़िगर किया होगा, लिनक्स मशीन में कभी आपने कुछ भी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, एनएफएस कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। तो कैसे करते थे? पीस बाय पीस, सिस्टम डी मोड पे। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहां करनी होगी। इस मेथड से अगर आप क्लस्टर सेटअप करते हो तो दिस इज अ कॉल्ड हार्डवेयर मोड, जिसमें खून पसीना एक हो जाता है। क्या? हार्डवेयर मोड। समझ आ रही है उपेन, नीतीश? हाँ सर, समझ गए। यस सर, यस सर। ठीक है, सारी चीज आपने ओएस के ऊपर कर रहे हो मैनुअली। यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स तो यहां चाहिए ही चाहिए। जैसे अब साथ में क्यूबलेट चाहिए, क्योंकि आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे कंपोनेंट, तो क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन की बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसको कहते हैं हार्डवेयर मोड। 100% पे 10% कंपनियां इसको प्रिफर करती हैं। ओके। 10 भी बोलूं तो कम हो, 2 3 4 5% ही कंपनियां इसका मेथड को यूज करती हैं। बट इस मेथड से इंस्टॉलेशन जिसने कर लिया उसका दिमाग का ढक्कन पूरा खुल जाए, समझ लो। दूसरा तरीका होता है कंट्रोल प्लेन मोड। कंट्रोल प्लेन मोड में कुछ नहीं करना आपको, आप जस्ट एक स्क्रिप्ट चला दो बस, क्यूब एडीएम इनिट, बस। हाँ। ये स्क्रिप्ट क्या करेगा? अब ये स्क्रिप्ट को पता है कि भाई मास्टर नोड बनाने के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए। क्या? क्यूब एडीएम इनिट कमांड रन कर दो बस। हाँ। ये इन सारे कंपोनेंट्स को खुद बना देगा। क्या करेगा? खुद बना देगा और आपस में इंटीग्रेट कर देगा। सर्टिफिकेट भी बना देगा, सब सारे सर्टिफिकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा, सर्टिफिकेट के थ्रू ऑथेंटिकेशन सब कुछ कर देगा। मतलब हार्डवेयर मोड से जो पीस बाय पीस आप खुद कर रहे थे, क्यूब एडीएम इनिट की एक स्क्रिप्ट है जो क्यूबिडिस के द्वारा दी जाती है, कर देता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है मतलब हम्म। मतलब जैसे जब कंट्रोल प्लेन मोड सब कर रहा है एक स्क्रिप्ट में, तो मतलब जो 5% की कंपनी है वो हार्डवेयर मोड क्यों यूज कर रही है मतलब? जो 5% कंपनी है वो हार्डवेयर मोड क्यों यूज कर रही है, ये क्योंकि सेम पूछना काम तो चाहता। हमारा कंट्रोल प्लेन भी तो कर रहा है स्क्रिप्ट में, बल्कि हमारा काम इजी हो रहा है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखो क्या होता है, गलत तो नहीं कह रहा सर मतलब कुछ? आप गलत हो सकते हो कभी, मैं हो जाऊं लेकिन आप कहाँ हो। मेरे क्वेश्चन तो सही है। देखो क्या होता है, आपने जब क्यूब एडीएम इनिट करते हो, ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट जो लोड होते हैं ना, वो कंटेनर के ऊपर लोड होते हैं। कहाँ होते हैं?
कंटेनर के ऊपर। कंटेनर के ऊपर होते हैं लोड, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट, मतलब जिस नोड में जाके आप ये कमांड चला दोगे, जैसे आपने इस नोड पे चलाया, तो इस नोड में सारे कंपोनेंट जाकर क्या हो गए, लोड हो गए, ठीक है। अब कंपनी चाहती है कि एक एक कंपोनेंट्स अलग अलग नोड पे डालना है, एक एक कंपोनेंट्स अलग नोड पे डालना है। मतलब एपीआई इस नोड में डालना है, डेटाबेस इस नोड में डालना है, शेड्यूलर इस नोड में डालना है, कंट्रोलर इस नोड में डालना है, क्यू प्रॉक्सी इस नोड में डालना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी चाहती है कि एपीआई का क्लस्टर बनाओ। मतलब एपीआई का क्लस्टर, मतलब दो नोड कंपनी ने ले लिया जिस पे एपीआई चला रही है, दो नोड कंपनी ने ले लिया जिस पे डेटाबेस चल रहा है, दो नोड कंपनी ने ले लिया जिस पे शेड्यूलर सर्विस चल रही है, दो नोड कंपनी ने ले लिया जिस पे कंट्रोलर सर्विस चल रही है, दो नोड कंपनी ने ले लिया जिस पे क्यू प्रॉक्सी सर्विस चल रही है। ये दो नोड तो मिनिमम है, हो सकता है एपीआई के लिए 10 नोड है। तो जहां बहुत बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां पे हार्डवेयर मोड करेंगे, क्योंकि हर कंपोनेंट्स को आप सिंगल सिंगल नोड पे डाल रहे हो, और हर कंपोनेंट्स का इवन आप क्लस्टर सेटअप कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? हाँ जी। एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि आपके एपीआई पे लोड आ जाएगा किसी दिन? और ये देखो, आपका एपीआई सर्विस डाउन है, आप एपीआई को ठीक करने जा रहे हो, या आपका कंट्रोलर सर्विस डाउन है, कंट्रोलर सर्विस को ठीक करने जा रहे हो, और पता लगता है कि उसी नोड में डेटाबेस भी है, एपीआई भी है, और पता लगता है कि कंट्रोलर के चक्कर में बाकी चीजों को भी आपने तहस नहस कर दिया, पूरी ही नोड डाउन हो गया, तो समस्या नहीं आएगी? आपको तो निकाल के फेंक देगी कंपनी बाहर ऐसे में। लेकिन अगर आपने हर एक सर्विस को सिंगल सिंगल नोड पे अगर आपने डाला है, तो क्या होगा? अगर एपीआई से रिलेटेड चीजें डिस्टर्ब होती हैं, तो सिर्फ एपीआई वाले नोड पे जाके करेंगे, बाकी सर्विसेज तो आपकी चलती रहेंगी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी सर। शेड्यूलर में दिक्कत है तो शेड्यूलर ही चलती रही। तो जहां पर सवाल आता है कि फुल्ली अपने, हमारी मैन पावर सारी चीजें हैंडल करेंगी, तो आप हार्डवेयर मोड का यूज करें। कंट्रोल प्लेन तो एक स्क्रिप्ट है जो आप इंटर मारते हो और सारी चीजें अपने आप बन जाती हैं। कंट्रोल प्लेन मोड में ये सारे कंपोनेंट्स कंटेनर पे जाकर बनते हैं। हार्डवेयर मोड में ये सारे कंपोनेंट्स कंटेनर पे नहीं बनते, डायरेक्ट ओएस के ऊपर लोड होते हैं। किसके ऊपर? ओएस के ऊपर। अब इंटरव्यू में एक आदमी से एक सवाल पूछा गया, क्या मास्टर नोड पे कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है या नहीं है? आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? हाँ सर, मुझे लगता है कि मास्टर नोड पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले से उसके ऊपर उसका लोड रहेगा, एपीआई टीसीडी इसके लिए सब सर्विसेज। और और कौन बताए? डिपेंड ऑन। सर मास्टर नोड पे ये कंटेनराइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो एपीआई ईटीसीडी शेड्यूलर और कंट्रोलर अलग अलग, राइट? हम्म। हम्म। जरूरत पड़ेगा ना इसका। हम्म। अगर आप हार्डवेयर मोड सेटअप कर रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है मास्टर नोड पे कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर की, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स कहाँ लोड हो रहे हैं? सिस्टम डी में। तो क्या जरूरत है कंटेनराइजेशन की? लेकिन कंट्रोल प्लेन मोड पे कर रहे हो, तो कंट्रोल प्लेन मोड में क्या है, ये सारे कंपोनेंट भी मार्स नोड पे एक कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, तो कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात?
हाँ। तो अगर आप मैंने मास्टर नोड पे कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर नहीं डाला, तो आप मुझे बताओ, आपका क्यूबेडिया मिनट कमांड चल तो जाएगा, लेकिन इन कंपोनेंट्स को लोड करने के लिए कंटेनर चाहिए ना, उसको कहाँ से लाएगा? आपने कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं रखा। समझ आई? हम्म। फिर वो एरर फेंक देगा। हम्म। हाँ। तो देखें, कह रहा है बिफोर यू बिगन, क्लस्टर सेटअप करने से पहले क्या बोल रहा है? लिनक्स होस्ट होना चाहिए। देख रहे हो? The Kubernetes project provides generic instruction for Linux distribution based on the Debian and Red Hat, and those distribution without a package manager। समझ आ रही है? मतलब ऐसा मशीन में लोड करना है जहां डेबियन या रेड हैट बेस होना चाहिए। नीचे क्या लिखा है? 2 GB और मोर ऑफ रैम पर मशीन। पर मशीन में 2 GB या 2 GB से ज्यादा होना चाहिए। 2 GB CPU या 2 GB से ज्यादा, दो CPU होना चाहिए या दो से ज्यादा। फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल मशीन इन द क्लस्टर, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क इज फाइन। कह रहा है सारा मशीन आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे आप पब्लिक नेटवर्क यूज करें चाहे प्राइवेट, वो मैटर नहीं करता, वो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। यूनिक होस्ट नेम, हर मशीन का होस्ट नेम यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में दो भाई हैं, दोनों का नाम आपने राम राम रख दिया, दो बहन है दोनों का नाम आपने सीता सीता रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग नाम। मैक एड्रेस अलग होना चाहिए। ठीक है? प्रोडक्ट यूयूआईडी एवरी नोड के अलग होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा? सर्टन पोर्ट आर ओपन ऑन योर मशीन। कह रहा है मास्टर नोड और वर्कर नोड पे कुछ फायरवॉल के पोर्ट्स ओपन रखना, जिससे कि आपस में जब एक बात करेंगे। और कौन से पोर्ट ओपन रखना? कह रहा है यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको दिख जाए। ये कोई डॉक्यूमेंटेशन मैंने घर पे नहीं बनाई है, ये कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट से उठाई। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, रिक्वायर्ड पोर्ट में क्लिक करो। ये देखो, कह रहे कंट्रोल प्लेन मतलब मास्टर नोड में ये सारे पोर्ट ओपन रखना, क्योंकि देखो एपीआई और डेटाबेस इस पोर्ट पे काम कर रहा है, कंट्रोल प्लेन इस पोर्ट पे काम कर रहा है, क्यूबलेट क्यूब शेड्यूलर इस पोर्ट पे काम कर रहा है, कंट्रोलर मैनेजर इस पोर्ट पे काम कर रहा है। वर्कर नोड पे दो पोर्ट खोल के रखना। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा क्लस्टर सेटअप करने से पहले। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है स्वैप कॉन्फ़िगरेशन, द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ क्यूबलेट वाज टू फेल टू स्टार्ट इफ स्वैप मेमोरी वाज डिटेक्टेड ऑन द नोड। क्या मतलब है? अगर स्वैप मेमोरी डिटेक्ट कर गया गलती से, तो एरर फेंक सकता है क्यूबलेट। आप समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे आगे एक लाइन और लिखा है, स्वैप हैज बीन सपोर्टेड सिंक वर्जन 1.22। सपोर्ट करता था बट यहां तक के वर्जन के लिए। अब तो कुबरनेटिस का वर्जन देखो कहाँ पहुंच गया है, 1.29 पहुंच गया है। ठीक है? फिर आगे कह रहा है सपोर्ट करेगा भी, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, सी ग्रुप वगैरह। ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोल रहा है? यू मस्ट डिसेबल स्वैप इफ द क्यूबलेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कैसे बंद करना है? कमांड भी दिया है, स्वैप ऑफ कमांड। चलाया होगा आपने, कभी लिनक्स पे काम किया होगा पहले कभी। आगे कह रहा है कि एफ स्टेप की फाइल से जाके भी बंद कर देना। ठीक है? ये सारी चीजें करने के बाद फिर आपसे कहता है ठीक है अब आप आगे बढ़िए। तो क्यूबरनेटिस का पैकेज यहाँ से उठाइए, ऐसे लिनक्स बंद करिए। तो हम लोग इस नोड को एक्सेस करते हैं। किसी को समस्या यहाँ तक? तो ये हम लोग यहाँ से उठाते हैं और इसको करता हूँ मैं SSH।
तो स्वैप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लिनक्स नहीं पढ़ा कभी? सर पढ़ा है लेकिन कब पढ़ा था? अच्छे में नहीं होगा। कहाँ से पढ़ा था? सर इनसे पढ़ा सिखा सिखा तो उन्होंने आपको नहीं बताया था? सब बताया होगा अभी मेरे ध्यान में नहीं। कोई नहीं, स्वैप एक वर्चुअल मेमोरी जैसा होता है जो लिनक्स के अंदर होता है। ठीक है। तो क्यूबरनेटिस वाले कह रहे हैं कि भाई हम इस वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें रियल मेमोरी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्वैप एक फेक फेक मेमोरी जैसा होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यार हम इस पे बिलीव नहीं करते, इसलिए स्वैप आप बंद करके रखें, बस जस्ट ये इतनी समझौती। तो ये वर्कर नोट पे आप जाओ। स्वैप का कॉन्सेप्ट तो आप देखो सिलेबस से हटा ही दिया गया लिनक्स के, पता है? पहले हुआ करता था 2015-16 में, अब तो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आपको पढ़ाया नहीं होगा। अब उतना यूज केस भी नहीं रहा स्वैप का। अब तो लिनक्स की उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है, बस जस्ट आप तो इतनी चीजें पढ़ लें, फाइल फोल्डर बनाना और आपका नेटवर्किंग, बस इतना सफिशिएंट होता है। यम मैनेजमेंट पढ़ लें, यूजर उधर बस। ठीक है, तो ये मेरे देखो नोड आ गए, एक को मैं मास्टर बनाऊंगा, एक को वर्कर बनाऊंगा। तो ये स्टेप्स हम लोग करते हैं फॉलो। ये पहले एसिलिनिक्स बंद करते हैं। ये एसिलिनिक्स भी अब इन्होंने लिनक्स से हटा दिया, पता है? पहले एसिलिनिक्स का सेपरेट कोर्स आया करता था, अब धीरे धीरे सब हटाते जा रहे हैं, जो मेन मेन चीजें वही रख रहे हैं बस ये लोग, क्रेडिट वाले भी। बात भी सही है, लिनक्स के पीछे क्या ही आदमी इतना मतलब, टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई हैं, डेवॉप्स, मशीन लर्निंग, पाइथन, इतने सारे क्लाउड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल, गिटॉप, जेनकिन, इस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अब वही है कि लिनक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि एटलीस्ट ये स्टेप्स आप फॉलो कर पाओ। तो ये कमांड आप यहाँ से कॉपी करो। तो ये क्या कर रहा है देखो, क्यूब एडीएम, क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल प्लेन मोड से जब आप सेटअप करोगे तो क्यूब एडीएम के थ्रू ही इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये करने के बाद
इससे पहले डॉकर भी होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके थ्रू कर रहा हूँ, क्यूबीडीएम के थ्रू, तो डॉकर भी इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से जाके। डॉकर का लिंक। ये इंस्टॉल हो जाने दो। ठीक है। अब पता है क्या होता है, आपने जैसे नोड की नेटवर्किंग तो आपने कर ली, लेकिन नोड के अंदर क्या बनेगा? कंटेनर बनेगा, है ना। हालांकि कुबरनेटिस में देखो कंटेनर कंसेप्ट नहीं होता, कंटेनर के ऊपर एक लॉजिकल लेयर होती है जिसको पॉड बोलते हैं, पॉड का कंसेप्ट होता है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो पॉड्स बनेंगे उनको क्या आईपी मिलेगी, पता है? तो सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाकर पॉड को आईपी मिलेगा, क्योंकि अभी जो नेटवर्किंग है वो तो नोड की नेटवर्किंग है। सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग आपको कॉन्फ़िगर यहाँ पर करनी पड़ती है, जो अभी मैं बाद में करूंगा, जो आपको बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे देखो क्यूब एटीएम इनिट कमांड जो मैं यहाँ पे जो चलाऊंगा, उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे डाल के रखी हैं। ठीक है। उससे पहले मैं इस नोड में जो फायरवॉल वगैरह लगा होगा उनको थोड़ा सा उन पे ट्रैफिक वगैरह अलाउ कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं रुक ना जाए। तो यहाँ जाओ। सिक्योरिटी पे गया, यहाँ गया, एडिट इनबाउंड रोल पे गया। यहाँ अभी मैं ऑल ट्रैफिक कर लेता हूँ, जिससे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो। आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उतने ही पोर्ट ओपन करना जो मैंने दिखाया।
ठीक है। अब ये देखो क्यूब एरिया मिनट कमांड, और ये पॉड नेटवर्क, मतलब आगे जो मैं पॉड के नेटवर्क सेट करूंगा वो इसी के अंदर होंगे। तो यहां से मैंने बाइंडिंग कर दी एक प्रकार से। तो ये सूडो कमांड हटा देता हूँ क्योंकि मैं तो रूट से लागू हूँ, और इंटर मारा तो देखो मेरा क्लस्टर सेटअप होना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पर कुछ एरर दिया है, उस एरर को मैं स्किप कर सकता हूँ, ये वाली कमांड यहाँ पे यूज करें। ऑल लिख देना साथ। तो देखो सब कुछ ये बना रहा है, देखो क्यूबलेट कंट्रोलर मैनेजर A to Z। समझ आ रहा है? हम्म। यहाँ पे ना ये चलेगा नहीं, क्योंकि पता है एक सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेंगी। 4 कमांड होती हैं, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये 4 स्टेप्स मुझे अभी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ये मुझे एरर ही देता रहेगा पता है अभी। एक तो ये कमांड रन करनी पड़ेगी। ये कमांड कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर लेवल फायरवॉल से रिलेटेड है। ऐसे नहीं, वो सुना होगा ना आईपी लेवल पहले कभी का है। देखो तो ये कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने दिया है आपको, कह रहा है क्यूब वर्कर नोट ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसको मैं सेव करके कहीं रख लेता हूँ। अब देखो ये कह रहा है योर क्यूबरनिटीज कंट्रोल प्लेन हैज इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। और आगे क्या कह रहा है, टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर यू नीड टू बी रन द फॉलोइंग एज अ रेगुलर यूजर। अगर आप अपना क्लस्टर स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ रेगुलर यूजर, तो आप ये फ्यू कमांड्स फॉलो करें। अपनी होम डायरेक्टरी में एक डॉट क्यूब नाम का फोल्डर बनाएं, और ETC क्यूबनेटिस के अंदर एक एडमिन डॉट कॉन्फ फाइल रखी हुई है जिसमें अथेंटिकेशन लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट यूजर नेम पासवर्ड, उसको वहां से उठाकर लाएं और अपने जो फोल्डर बनाए वहां पे कॉपी कर लें कॉन्फ़िग नाम की फाइल, और उसको परमिशन दे दें। या फिर कह रहा है अल्टरनेटिव, इफ यू आर द रूट यूजर यू कैन रन एक्सपोर्ट कमांड चला रहे, जिससे क्या होगा, एक वेरिएबल टाइप से बन जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि आप डिप्लॉय करें पॉड नेटवर्क। क्या कह रहा है, यू शुड नाउ डिप्लॉय अ पॉड नेटवर्क टू द क्लस्टर। क्योंकि जब तक पॉड नेटवर्क डिप्लॉय नहीं करोगे आगे रिसोर्सेस कहाँ बनाओगे, पॉड के अंदर ही तो जाएगा सब कुछ। तो पॉड नेटवर्क डिप्लॉय करें, कह रहा है ये देखो स्टेप्स भी दे रहा है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि देन यू कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ वर्कर नोड्स बाय रनिंग द फॉलोइंग कमांड टू ऑन ईच एथर। तो फिर आप करें, तो ये कुछ स्टेप फॉलो कर लेते हैं, फिर वर्कर नोड ज्वाइन कराते हैं। ये पल्ले पड़ रहे हैं ना सबको, मैं क्या बता रहा हूँ? किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ सर, समझ रहे ठीक। हैं। यस सर। अब देखो, अब सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग बहुत सारे होते हैं, मैं यहाँ पर कैलिको यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? कैलिको। तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहां से मैंने उठाया और यहाँ पे पेस्ट। बस ये स्टेप फॉलो करते जाना, सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्यूब सीटीएल गेट नोड। तो देखो मेरे नोड हो गए, यहाँ पे दिखाएंगे रेडी, लेकिन वर्कर नोड रेडी नहीं है। वर्कर नोड को रेडी करते हैं, तो यहाँ पे भी वो डॉकर सॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री कमांड चलाकर कुछ स्टेप्स तो सेम ही होंगे, वो फॉलो कर लेते हैं। ठीक है। ये कुछ कमांड ये भी यहाँ पे भी चला देते हैं, जैसे एरर ना आए।
हाँ सर, हम्म। जैसे कुबरनेट्स का मतलब एग्जाम देते नाम हैं क्या तो है वहाँ आपका? पे कोई नाम क्या है? प्रमोद। हाँ प्रमोद बोलो। हाँ मैं कहता जब कुबरनेट्स का मतलब सर्टिफिकेशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे तो ये वेबसाइट खोलने का मतलब अलाउ होता है, मतलब कि ये बिल्कुल, ये वेबसाइट कर खुलती सकते है, हैं। खुलती है वहाँ पे, ऑफिशियल खुलती है। हाँ जी। खुलती है, खुलती है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा कुछ नहीं था कि जब इंटरव्यू दे रहे हो तो तब के लिए तो फिर मतलब ये कमांड्स वगैरह याद करे ना, मतलब नहीं, एक याद क्यों करोगे? याद क्यों करना है सर? देखो इंटरव्यू वाला बंदा थोड़ी ना खुलने देगा, कंपनी के लिए देते हैं। सर कंपनी में भी ये सब खुलता है, ठीक है। एग्जाम में भी ये खुलता है। इंटरव्यू में जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर बंदे ने काम किया है इंडस्ट्री में, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया है, तो बेसिक चीजें कमांड तो याद ही होंगी ना। हाँ। ये वाइब मैच कर रहे होते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है। जब एग्जाम में खुल रहा है, कंपनी में सब खुलेगा, खोल के ही काम करते हैं लोग, किसी को याद नहीं होता एग्जाम। ये सब कमांड है। और आप कमांड याद करने बैठ जाओगे तो कंसेप्ट कब याद करोगे? अगले जन्म में। कंसेप्ट कम है क्या? कैसे इन कमांड को ही याद करने में माइंड को बिजी रखोगे तो आगे कंसेप्ट कैसे याद रखोगे? तो कमांड हाँ किसी को जी। याद नहीं करना है, कंसेप्ट याद रखना है। वो होता ही है कि कंपनी वाले आपको ऑब्जर्व करते हैं कि यार बंदा अगर कह रहा है कि मैं क्यूबरनेटिस में काम करता हूँ, तो यार 40-50 कमांड तो याद ही होगी, ऐसे ही बता देगा वो। ओके ओके। वो ये चीज होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ ये जो कॉपी किया था। अच्छा, क्यूवीडीएम तो इंस्टॉल ही नहीं किया ना मैं इसमें, इसलिए चलेगा कैसे? सर ऐसे इंटरव्यू में स्पेसिफिक पोर्ट नंबर वगैरह पूछ सकते हैं क्या सर, कि ये सब इस चीज पे चलेगी? पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ पूछने वाला पूछ सकते हैं। याद रख लेना कोड। अब वही है ना कि देखो, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा, बार बार प्रैक्टिस है तो याद भी करने की जगह, तो कोड नंबर ऐसे ही याद हो जाएगा। हाँ सर। वो इंटरव्यू वाले सिर्फ आपके अंदर ये देख रहे हैं कि बंदा काम किया है या नहीं किया है, कितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। आप इसी चीज को 10 बार क्लस्टर बना लो, आप कोड नंबर ऐसे याद हो जाएगा, सारी कमांड ऐसे याद हो जाएगी। अब एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो हिले रहोगे दिमाग से भी और बॉडी से भी। करेक्ट। फिर उल्टे सीधे आंसर निकलते हैं। और प्रैक्टिस रहेगा तो सॉलिड आंसर निकलेगा। तो देखो, ये ज्वाइन हो गया मेरा। तो अब मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ क्या, क्यूब सी टी एल गेट नोड। देखो मेरे नोड हो गए रेडी, ठीक है। वो जो नॉट रेडी आ रहा है वो भी अभी रेडी स्टेज में आ गया। देखो अब मैं अपने क्लस्टर यूज कर सकता हूँ, क्यूब सी टी एल गेट पॉड अगर मैं करूँ, हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम। तो ये देखो मेरे मास्टर के जो मेजर कंपोनेंट्स यहाँ चल रहे हैं, दिख रहा हाँ। है ना? हाँ सर, ये कोर डीएनएस नेटवर्किंग की तो सर्विसेज। इतनी लैब आप लोग करो। आज मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इस क्लास में भी और भी बंदे ऐड होंगे, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहता। ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे करेंगे फिर हम, और बंदे ऐड हो जाएंगे तब तक। ओके सर। सर कल क्लास रहेगी क्या नहीं, कल सर? कल क्लास नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा सिलेबस आगे निकल जाएगा। ओके सर, ठीक। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।